हमारे फ्लैट्स और हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों के लिए प्रयोग की जाने वाली पीडीएफ आप सभी को शेयर की जाती है और आशा और विश्वास है कि हमारे साथ जुड़ने वाले सभी जो हमारे प्रतिभागी गण होते हैं वे विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं की आवश्यकताओं को देखते हुए सीआरसी लखनऊ की सेवाओं तक उन तक पहुंचाने में हमारी अवश्य ही मदद करते हैं और तभी हम निश्चित रूप से ऐसे बालकों तक अपनी पहुंच बनाने में सक्षम और संपन्न हो रहे हैं। आप सभी का सीआरसी लखनऊ के प्रति ये जो प्रेम है और हमारी सेवाओं को उन तक पहुंचाने का यह जो क्रम है, इसके लिए सीआरसी लखनऊ आपके साथ हमेशा निरंतर प्रयास रहता है कि हम आपको कैसे और अधिक स्तंभित करें और अधिक क्षमतावर्धित करें, जिससे आप विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आज इसी क्रम में ईसा स्केल पर एक ऐसी विदुषी हमारे बीच है जिनका इस स्केल पर एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से विद्वत्ता युक्त भाव है और आज वह भाव हमारे बीच होगा। हमारा सौभाग्य होगा कि हम सभी को इस स्केल पर और स्पष्ट ज्ञानार्जन कराने के लिए उपलब्ध हो चुके हैं और हम आप सभी के समक्ष होंगे। इन्हीं भावों के साथ अब मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं सीआरसी लखनऊ के निदेशक श्री रमेश पांडे सर को कि आप आए और आज के विषय पर अपने महत्वपूर्ण भाव हमारे बीच रखते हुए आज के कार्यक्रम है हमें आशीर्वचन प्रदान करें। श्री रमेश पांडे सर। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस बहुत महत्वपूर्ण वेबिनार में मेरी अनौपचारिक रूप से मार्गदर्शक रहे, शिक्षक रही, हमारी सीनियर कोलीग रही और हमने प्रोफेशनल लाइफ में अपने बहुत कुछ इंदु चसवाल मैम से सीखा है। मैडम, आज आपको हम इस प्लेटफॉर्म पे सीआरसी लखनऊ के इस प्रोग्राम में आपको पाके बहुत खुश हैं और बहुत खुशी इस बात की है कि आपका जो ज्ञान है वो हमें तो पता ही है, आपका ऑटिज्म में जो कार्य रहा है वो देशों विदेशों तक सभी जानते हैं। आपके हजारों स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री और आपने इतने सालों तक डेडिकेटेड सर्विस दी है, वो बहुत एक अपने आप में मिसाल है, पहचान है। और आज हमारे पार्टिसिपेंट्स जो अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, इसमें पेरेंट्स भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी हैं और वो सभी एक तरह से ऑनलाइन प्रोग्राम है तो ये इंफॉर्मेशन कैरियर की तरह काम करते हैं और ये आपसे जो सीखेंगे ये स्प्रेड करेंगे, एक दूसरे को ज्ञान को बांटेंगे। और ऑनलाइन ये फेसबुक पे भी लाइव हो रहा है, दूसरे प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे भी जा रहा है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सीखेंगे। और हमारे बहुत सारे पेरेंट्स हमेशा रिक्वेस्ट करते रहे कि हम इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म पे एक प्रोग्राम करें। तो मैंने अपने ऑफिसर से कहा कि प्रोग्राम जब भी ईशा पे आप लोग प्लान करेंगे, चाहे जितना दिन समय लगे, भले ही इंदु मैम का टाइम मिलने में समय लगे, मुझे पता है कि अब आप जालंधर में हैं और जब भी आपका समय मिलेगा तभी हम ये प्रोग्राम करेंगे। तो मैम, मैं आपका अपने मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अपने राष्ट्रीय संस्थान सीआरसी के सभी हमारे कोऑर्डिनेटर्स राजीव, नागेश, विकास, सविता, सबकी तरफ से, अपने सभी दूसरे बेनिफिशियरीज, पेरेंट्स, सबकी तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं मैम। और आज जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं। जितने हमारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल करने के लिए मेहनत की है, उनके प्रति भी मेरा आभार है। और मुझे पता है मैम कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा होने वाला है। आपके ज्ञान से हम परिचित हैं, हम बहुत कुछ आपसे सीख चुके हैं मैम। तो बहुत अच्छा होने वाला है ये कार्यक्रम। दूसरा मैम, भारत माता समाजोत्थान समिति लखनऊ है, जिनके कोलैबोरेशन में, जिनके फैकल्टी डेवलपमेंट या कैपेसिटी डेवलपमेंट के रिक्वेस्ट पे हमने ये प्रोग्राम किया है। तो उनके जो ऑफिस बियरर्स हैं भारत माता समाजोत्थान समिति के, उनका भी मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उनके जो ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं उनका भी स्वागत करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा इंदु मैम, मैं पूरे प्रोग्राम में आपके साथ जुड़ा हूँ और बस एक ही कमिटमेंट आपसे चाहिए इंदु मैम कि आपके पास जब भी हमारे इस रूरल डोमिनेटेड एरिया में, क्योंकि
पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या है जो गांव में रहती है, और वहां आपको भी पता है मैम कि सर्विसेज का अभाव है, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम उन तक पहुंच पा रहे हैं। और आप हमेशा हमसे जुड़ती रहेंगी। आप जो भी ऑटिज्म में इनोवेशन होता रहेगा वो हमारे पेरेंट्स को, हमारे बच्चों को, हमारे प्रोफेशनल्स को बताते रहेंगे मैम। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिलहाल मैं आपसे जुड़ा ही हुआ हूँ मैम प्रोग्राम में। आपका फिर से स्वागत मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू, और हमेशा जुड़ी रहूंगी। किसी अच्छे कॉज के लिए ना जुड़ने का सवाल ही नहीं उठता, आपको बताइए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी प्रतिभागियों से आदरित भाव से कहना चाहूंगा, चैट बॉक्स में आपके द्वारा अनावश्यक रूप से अपना परिचय, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी न नोट किया जाए। आपका पूर्ण परिचय हमें फीडबैक फॉर्म में कार्यक्रम के अंत में प्राप्त हो जाता है। अनावश्यक रूप से जब आप चैट बॉक्स में कुछ लिखते हैं तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न आने होते हैं वो आने में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए आप सुधी श्रोता हैं, आप ज्ञानी जन हैं, बुद्धिजन हैं। आपसे सीआरसी लखनऊ की अपेक्षा रहती है कि आप चैट बॉक्स में अनावश्यक रूप से कोई टाइप या कुछ इस तरीके का न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर पुनः। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, इंदु जायसवाल मैम, फाउंडर एंड डायरेक्टर, ऑडिट ट्रस्ट, मोर देन 20 years इन द फील्ड ऑफ ऑटिज्म एंड रिलेटेड कंडीशंस। आरसीआई के ट्रेनिंग के साथ में एमए साइकोलॉजी स्पेसिफिक ट्रेनिंग फ्रॉम टीच डिवीजन, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना एंड हैंडल विथ केयर, न्यू जर्सी, यूएसए। आपके द्वारा इग्नू, आरसीआई, वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को संचालित किया गया है। आपके द्वारा 500 से ज्यादा वर्कशॉप और डिफरेंट स्टेट में और तथा बांग्लादेश और मालदीव, दुबई जैसे देश के बाहर भी विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का कुशलता पूर्वक संचालन किया गया है। हमारा सौभाग्य है सीआरसी का यह पटल आज आपकी विद्वत्ता से पूर्ण होगा। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आदरणीय इंदु जायसवाल मैम आप आए और हमारे बीच आज के विषय पर अपनी विशेषज्ञता रखें। आदरणीय इंदु जायसवाल मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। वो बोलते ना, आई एम हम्बल्ड, इतनी बातें आपने कही। आई होप कि ये सेशन, एक तो ये टॉपिक जो इज़ा को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बड़ा ही जो हम बोलते हैं ना एकेडमिक टाइप का टॉपिक है, बट मैं कोशिश करूंगी अपनी पूरी कि ये उतना ही इंटरेस्टिंग हो और आप लोगों के लिए बोरिंग ना हो, क्योंकि दिस इज जस्ट एक असेसमेंट टूल है। तो पहली चीज तो ये है कि क्योंकि ये एक इंडियन स्केल फॉर ऑटिज्म असेसमेंट जो इसका फुल फॉर्म है, तो इसको हम डिस्कस करें। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि पहले हम, इज़ा तो अभी आया है कुछ साल पहले, इसके पहले कैसे हो रही थी ऑटिज्म की असेसमेंट, और सडनली एक इंडियन स्केल की जरूरत हम सबको महसूस हुई, और इतने समय के बाद क्यों हुई। तो हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा करेंगे और फिर हम अपने टूल के बारे में बात करेंगे। तो मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगी और बीच बीच में मैं प्रेजेंटेशन को डिस्कनेक्ट करके इंटरेक्शन पे आपके साथ। आपको प्रेजेंटेशन दिखना शुरू हो गई है? जी मैम, जी मैम। ऑलराइट। तो जैसे इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे हम। प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, लेकिन हम लोग इसी पूरी प्रेजेंटेशन को जहाँ जरूरत पड़ेगी पूरे हिंदी में करेंगे, ठीक है? तो पहली चीज तो ये है कि ये जो ऑटिज्म की असेसमेंट और डायग्नोसिस है वो बहुत ही एक जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है। स्पेशली जब हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं जिन्हें ऑटिज्म होती है, जब वो छोटे होते हैं, क्योंकि ये एक जिसको हम बोलते हैं ना कि एक बहुत ही, जो हम जिसको बोल सकते हैं कि एक हिडन, छुपा हुआ कंडीशन होता है कि देख के इतनी आसानी से पता नहीं चलता कि अगर बच्चा चुप बैठा हुआ है, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का बच्चा है, जब तक आप उसके साथ थोड़ा समय बिताते नहीं हो, उसके बिहेवियर्स नहीं देखते हो, तब तक ये जानना कि ये किसी और बच्चे से अलग है बहुत मुश्किल होता है।
तो यही कारण है कि जो ऐसे टाउन्स एंड सिटीज हैं हमारी कंट्री में, इवन बाहर भी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ कई बार इसका डायग्नोसिस ही इतना लेट हो जाता है, क्योंकि बस पेरेंट्स को लगता है कि बोल नहीं रहा, जिस दिन बोलेगा उस दिन सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बोलने से भी प्रॉब्लम ऑटिज्म में सॉल्व पूरी तरीके से नहीं होती है। तो डायग्नोसिस मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक कंफ्यूजन में रहती है फैमिली या इंडिविजुअल, और कई बार स्कूल भेज देते हैं, वहां पे दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं, और इस कंफ्यूजन से ये बिहेवियरल चैलेंजेस जो बच्चे को होते हैं उसको समझने के लिए ऑटिज्म का जो हम बोलते हैं ना कि अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। तो हम, जैसे मैंने बोला कि हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये इसा के पहले इंडिया में क्या हो रहा था, दुनिया में क्या हो रहा था, डायग्नोसिस कैसे मिल रही थी। तो आप मेरे ख्याल से ज्यादा लोग परिचित हैं DSM-4 से, और हालांकि DSM-5 2013 में DSM-5 भी आ गया है, लेकिन DSM-4 काफी लंबा चला था। और DSM-4 में जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि 365 डिफरेंट डिसऑर्डर्स थे, और जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की कैटेगरी थी उसमें 5 डिसऑर्डर्स थे, जिनके ये नाम, ये मतलब आज की सेशन के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बैकग्राउंड हमें मालूम होना चाहिए। तो बहुत से आगे चल के क्लासिफिकेशन कर दिया था कि ऑटिज्म, एस्पर्जर, रेट्स डिसऑर्डर, चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर और PDD-NOS की लग तो ऑटिज्म ही रहा है, लेकिन ऊपर के 4 जो दिए हैं उसमें किसी में फिट नहीं बैठ रहा, लेकिन है तो ऑटिज्म ही, तो उसको PDD-NOS बोलते थे। तो इस तरीके से DSM-4 की बहुत मान्यता थी, और हमारे हॉस्पिटल्स में हर जगह DSM-4 यूज होता था एज अ रिलायबल टूल फॉर डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म। फिर बहुत सारे पॉलिटिकल कारण होते हैं, क्योंकि ये सारे टूल्स जो हैं ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के हैं, तो बहुत सारी रीजंस होते हैं फॉरेन कंट्रीज में स्पेशली। आगे चल के हमारे पास भी ये दिक्कतें आएंगी कि वो इतने डिसऑर्डर्स बना दिए, तो उस वक्त जो सर्विसेज देनी है वो कैसे दी जाएंगी, और उनको कैसे हम आसान बनाए गवर्नमेंट के लिए भी, सिस्टम्स के लिए भी। तो करते करते क्या हुआ, वैसे भी DSM-4 की रिवाइज करने का टाइम था, तो DSM-5 आया 2013 में, और अभी भी DSM-5 चल रहा है। और DSM-5 में ये सारी जो कैटेगरीज ऑटिज्म की थी उनको पूरा डाल दिया एक में, ऑटिज्म बस वन कंडीशन। और जहां पे उन्होंने देखा कि ऑटिज्म है लेकिन बच्चे में सोशल डिफिकल्टीज हैं, कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ रही है, लेकिन कोई ये रेपिटेटिव बिहेवियर दिख नहीं रहे, तो फिर उसको खाली एक नाम दे दिया, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो ये ऊपर DSM-4 में जो 4 कैटेगरीज थी, DSM-5 में ऑटिज्म एक ही है, लेकिन अगर कुछ ऑटिज्म के लक्षण हैं लेकिन साथ में बच्चे में वो जो रेपिटेटिव बिहेवियर्स ऑटिज्म में होते हैं वो नहीं है, तो उसको सिर्फ क्या कहते हैं, सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स। तो ये DSM-5 में चेंजेस आए गए, और आप देख रहे हैं कि DSM-5 में जनरली भी और कैटेगरीज भी जो लगता था कि जिनको मर्ज किया जा सकता था, आपस में जोड़ा जा सकता था करके, 365 डिसऑर्डर से केवल 157 डिसऑर्डर्स पे लाया गया, राइट। इसके अलावा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो था उसका भी एक क्राइटेरिया है ऑटिज्म को डायग्नोज करने का, लेकिन ये इतना यूज होता नहीं था, और ये 1994 से यूज हुआ, फर्स्ट टाइम यूज हुआ। तो ये बहुत ज्यादा, फिर भी कुछ लोग इसको इंडिया में भी ICD को यूज करते थे, ICD-10 को यूज करते थे डायग्नोसिस के लिए। तो ये पहले ऐसा हो रहा था, अब DSM-5 यूज होता है डायग्नोसिस के लिए। तो DSM-4 के अंतर्गत क्या था कि ऑटिज्म को माना गया था कि एक ये आजीवन रहने वाली स्थिति है या विकृति है, और जिसमें व्यक्ति को, आप देखेंगे क्वालिटेटिव इम्पेयरमेंट यूज किया है वर्ड, इसमें है सोशल इंटरेक्शन में, लैंग्वेज कम्युनिकेशन में, एंड रिजिडिटी ऑफ थॉट एंड बिहेवियर। यानी कि एक जिस बंदे को ऑटिज्म है उसमें ना आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखते थे उसके सोचने में, उसकी एक्टिविटीज में। वो एक बहुत जिद्दी भी नहीं कह सकते एग्जैक्ट कि, मतलब हम बोलेंगे इनफ्लेक्सिबल नहीं था, कि बहुत सारी वैरायटी नहीं थी उसकी एक्टिविटीज में, उसकी बातों में, और रिजिडिटी थी।
और ये कंडीशन अपनी लाइफ के पहले 3 इयर्स में आ जाती है, मैनिफेस्ट हो जाती है। बहुत जरूरी है एक वर्ड का देखना, क्वालिटेटिव इम्पेयरमेंट। तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि है ही नहीं बच्चे में कोई भी स्किल। क्वालिटेटिव इम्पेयरमेंट का मतलब है कि जब हम उसकी एज के बच्चों के साथ उसको कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली कुछ डिफिकल्टी बच्चे को, वैसी इंटरेक्शन नहीं है, वैसी लैंग्वेज नहीं है, वैसी थिंकिंग नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्मल से हटकर कुछ है, राइट। तो ये पहले का डेफिनेशन था। नया डेफिनेशन कोई खास चेंज नहीं, क्योंकि DSM-5 आ गया तो उसमें उन्होंने ये जो है कि सोशल और कम्युनिकेशन को इकट्ठा जोड़ दिया और सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टीज बता दी, और साथ में जो था रिजिड बिहेवियर्स उसको उन्होंने बोल दिया रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज। तो 3 की जगह 2 चीजों में उन्होंने DSM-5 को ऑटिज्म के लिए कंडेंस कर दिया, निचोड़ दिया, एक तरीके से 2 चीजों को जोड़ दिया कि कम्युनिकेशन और लैंग्वेज को अलग सोशल से ना रख के एक कर दिया। अब इसी स्लाइड से बहुत क्लियर होगा कि जिस व्यक्ति को ऊपर की प्रॉब्लम्स तो हैं सोशल कम्युनिकेशन में, सोशल इंटरेक्शन में, लेकिन उसको कोई भी रेपिटेटिव बिहेवियर्स नहीं है, तो वहां उसको ऑटिज्म का डायग्नोसिस नहीं मिलेगा, उसको डायग्नोसिस मिलेगा सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, राइट। तो ये थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाह रही थी। और इज़ा आने से पहले कैसे डिग्री ऑफ ऑटिज्म देखते थे, तो हमारे पास था चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। तो ये जो कार्ड्स है ये यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना में डेवलप हुआ था, और एरिक शॉपलर जो थे बहुत वेल नोन नेम है ये ऑटिज्म की फील्ड में, इन्होंने बहुत कुछ डेवलप किया था ऑटिज्म के लर्निंग के लिए। ऑटिज्म के लर्निंग के जो स्टाइल हैं, तरीके हैं सीखने के, कैसे वो आईडी से डिफरेंस है, कैसे वो अलग तरीके से सीखते हैं, इसके बारे में काफी सिस्टम्स इन्होंने सेटअप किए थे। तो कार्ड्स जो था चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल जो था, उससे बच्चे की सिवियरिटी या डिग्री ऑफ ऑटिज्म पता चलता है। आज भी ये क्लिनिकल सेटअप्स में इंडिया में चलता है। इज़ा आ गया है, प्रेफर्ड है क्योंकि वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट का है, लेकिन बहुत लोग आज भी कार्ड्स यूज करते हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 2 to 6, राइट। इसका रिवाइज्ड वर्जन 2010 में आया था। ओके, अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे, ये इंडियन स्केल की एक, जिसको हम बोलते हैं ना फॉर्मल जरूरत, एक फॉर्मेलिटी हो गई थी, एक औपचारिकता हो गई थी कि चाहिए हमें अब इंडियन स्केल। तो क्या हुआ था कि जब हमारा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट जो है, जब वो रिपील हुआ था, जब वो रिवाइज हुआ था, तो आप लोग सबको पता है कि बहुत सारी उसमें 21-22 पता नहीं डिसेबिलिटीज मतलब एड ऑन हो गई, बहुत सारी डिसेबिलिटीज, और उसमें ऑटिज्म भी एड ऑन हुआ था। और ये एक्ट 2017 में हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट से इसका सारा नोटिफिकेशन आ गया और ये एक्ट लागू हो गया। तो यहां से क्या होता था, यहां से क्या हुआ कि अब एक गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि ऑटिज्म भी इंक्लूड हो गया पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट में, तो हमारे पास अपना कोई टूल तो चाहिए था फिर, क्योंकि जो भी फैसिलिटीज मिलनी है अब वो इस टूल के आधार पर मिलनी है। क्योंकि जो डिसेबिलिटी, जो राइट है बच्चे की, जो प्रोविजन है हमारी बच्चों की, वो लेने के लिए कुछ तो हमें डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, डिग्री ऑफ ऑटिज्म चाहिए होगा। तो ये माना गया कि व्हाई नॉट हैव एन इंडियन स्केल। तो कोई इंडियन स्केल इससे पहले था नहीं, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द मेंटली हैंडीकैप्ड developed the Indian scale for assessment of autism, ISA, for diagnosing and measuring the severity of autism in 2009. इसके पहले जो यूज होता था, अब भी कई क्लिनिक्स यूज करती हैं, जो बहुत हाईफाई क्लिनिक्स हैं, कार्स चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल यूज करते हैं, जो कि यूएसए में डेवलप था, राइट। तो ये डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिस्टर आशीष कुमार जो थे, ये उनके शब्द हैं कि दिस टूल विल बी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस।
जब ये टूल बनाने की मीटिंग्स हुई तो उन्होंने ये बोला कि इस टूल की मान्यता और इम्पोर्टेंस क्या होगी, नेशनल इम्पोर्टेंस होगी, क्योंकि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देने में फॉर अ पर्सन विद ऑटिज्म, और उनको, ताकि जो हमारी सुविधाएं, जो बेनिफिट्स हैं, जो सामाजिक बेनिफिट है, जो कंसेशंस है गवर्नमेंट से मिलते हैं, इसी के आधार पर मिलेंगे। और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये सभी के इंटरेस्ट का होगा, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स एंड इवन पीपल विद ऑटिज्म, जो कि ऑटिज्म को और बेहतर समझेंगे और कितना ऑटिज्म है इस चीज को समझ पाएंगे। तो इसको बनाने के में गवर्नमेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पीपल जो कि डिसेबिलिटी सेक्टर के लोग हैं, वो लोग सब इन्वॉल्व थे इसके डेवलपमेंट, राइट। तो जो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी, कि जो इज़ा को डेवलप करेगी, और आप देखेंगे इसमें मैंने जस्ट नाम इसीलिए आपके इंटरेस्ट के लिए डाले हैं कि आपको मालूम चलेगा कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने सोचा बना दे तो डॉक्टर्स को बिठा के बना डाला। हमारा जो डिसेबिलिटी सेक्टर है, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट लेवल पे और डिसेबिलिटी सेक्टर ने मिलके इसको बनाया है। तो श्रीमती पूनम नटराजन, जो तब चेयरपर्सन थी नेशनल ट्रस्ट की, और मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोगों ने उनको सुना है, उनको जाना है, कुछ लोगों ने और देखा हुआ है, तो शी वॉज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इसमें। डॉक्टर आशीष कुमार, जो कि मैंने अभी बताया, जिन्होंने वो मैसेज दी थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर गोविंदा राव को भी बहुत लोग जानते हैं आप में से, फॉर्मर डायरेक्टर NIMH, वो भी इसमें इन थे इसको बनाने में। डॉक्टर सतीश गिरिमाजी, प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलोर। तो निमहांस से भी थे लोग। प्रोफेसर जयचंद्रन को तो सभी लोग जानते हैं, वो भी थे। मल्लिका बैनर्जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ये अभी अपना ऑर्गेनाइजेशन भी चलाती हैं। और मल्लिका बैनर्जी फ्रॉम कैलकाटा, वेस्ट बंगाल से। डॉक्टर स्मिता देश पांडे, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल दिल्ली में, साइकेट्री डिपार्टमेंट में, और इनका बहुत योगदान रहा है इस टूल को डेवलप करने में। और अदरवाइज ऑल्सो शी हैज बीन वेरी एक्टिव, ये बहुत एक्टिव रही है ऑटिज्म के लिए काम करने के लिए, और जितना वो कर सकती थी अपने हॉस्पिटल में कंटिन्यूअस जो रिहैब एजुकेशनल प्रोग्राम होता है फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल्स, उसमें ऑटिज्म की और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने में, तो वो भी इस टूल ने बनाई थी। फिर आप देख रहे हैं कैलकाटा के NIMH के डॉक्टर थॉमस किशोर हैं, डॉक्टर सरोज आर्या है फ्रॉम NIMH रिहैब साइकोलॉजिस्ट, एंड प्रोफेसर जयराम and from speech pathology and audiology, National Institute of Mental Health and Neurosciences, Bangalore. तो आप देखेंगे कि काफी वेल नोन लोग इस फील्ड में, साइकेट्रिस्ट, देन पीपल एक्टिविस्ट, जो स्पीच लैंग्वेज से भी कनेक्टेड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑटिज्म इज लाइक लैंग्वेज डेवलप, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। तो काफी केयरफुली बनाई गई थी ये टीम, और इस टीम ने डेवलप किया इज़ा, राइट। 1 मिनट, राइट। तो अब हम आते हैं कि इज़ा है क्या, इज़ा है क्या। तो जब इज़ा शुरू में डेवलप हुआ था, तो यहाँ पे ना एज ग्रुप 2 years and 20 years है। ये मैं थोड़ा सा आपको ना अलग से इसके बारे में बताती हूँ। राइट। तो ये इज़ा जब डेवलप हुआ तो इनिशियली 2 years to 20 years इसमें लिखा गया है, बट इसको मॉडिफाई करके 3 to 20 किया है, क्योंकि जब इन्होंने इसकी रिसर्च, जब इसको इन्होंने रिसर्च किया था, जब इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी की थी इसको लागू करने से पहले, तो उन्होंने 2+ बच्चे भी लिए थे, और इसकी एफिकेसी देखने के लिए, सब कुछ करने के लिए, इससे पहले इसको स्टैंडर्डाइज करने से पहले 2 years+ के बच्चे भी लिए गए थे। तो इनिशियली 2 years लिखा था, बट व्हेन इट केम अबाउट एंड इट्स प्रैक्टिस में लाने लग गए, तो 3 years to 20 years तक के ये हैं। इसमें 3 to 20 years में यूज होता है। और अब आप पूछेंगे कि अगर 20 years से बड़ा बच्चा आ गया तो क्या होगा,
तो क्या है कि 20 ईयर्स से बड़े के लिए भी यूज करेंगे, बिकॉज हमारी डेवलपमेंटल एज तो 18 ईयर्स है ना, उसके बाद तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत कुछ पैदा होता है, तो हम 20+ में भी इसको यूज करते हैं, बट फॉर्मली गिवन इज बिटवीन एज ग्रुप 3 to 20 ईयर्स। नाउ ईजा जो है इस पूरे प्रेजेंटेशन के एंड में मैंने इंसलिन करके एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में भी मेंशन किया है कि उनका भी एक उन्होंने, कि वो एक ट्रस्ट के फॉर्म में बनी थी बहुत साल पहले, और उन्होंने भी एक टूल निकाला था, वो भी आप जब बाद में एम्स ने उसको मॉडिफाई किया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब ईजा के बारे में लिखा होता है तो इंसुलिन के बारे में भी लिखा होता है, बट इंसुलिन क्या है या इंक्लिन कुछ लोग कहते हैं कि वो इट वाज डेवलप्ड प्राइवेटली by an organization and then थोड़ा changes जैसे मैंने बोला एम्स ने लाए हैं, बट अगर हमने कोई अपनी गवर्नमेंट के थ्रू डेवलप किया है तो इट्स ईजा ओनली, दैट इज ईजा। तो यस, जैसे कि आप सबको मालूम है जो स्पेशली रिहैब फील्ड से रिलेटेड है किसी भी तरीके से, तो आपको पता है कि कोई भी जो हम असेसमेंट टूल इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, उसमें क्या होता है कि हम जो असेसमेंट करते हैं वो कुछ डेफिनेट, कुछ निश्चित एरियाज में करते हैं, उनको हम डोमेन्स कहते हैं, राइट? और हर डोमेन के अंडर हम कुछ चीजें होती हैं, कुछ लक्षण होते हैं जिनको हम आइटम्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? आइटम्स कहते हैं, और उनका असेसमेंट हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ कि एक डोमेन हो गई सोशल, कि हम किस एरिया में कर रहे हैं असेसमेंट? सोशल, तो उसमें बहुत सारे आइटम्स होंगे। एक आइटम होगा आई कॉन्टैक्ट, बच्चे का आई कॉन्टैक्ट एक आइटम होगा। अब उस आइटम में एक स्कोर दिया जाएगा बच्चे को, राइट? तो लाइक यू नो देयर आर सम पेरेंट्स आल्सो, जैसे रमेश जी ने बताया और सर ने बताया कि आज के इस ग्रुप में कुछ पेरेंट्स भी हैं, मे बी कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, ट्रेनीज हैं, तो इसीलिए ये बेसिक चीजों को मैं थोड़ा सा मेंशन कर रही हूँ पहले ही, ताकि जब हम ईजा करें तो इन लोगों को, आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो एक बार कोई भी असेसमेंट टूल होता है उसमें डोमेन्स होते हैं, यानी कि कुछ एरियाज हैं जिनमें हम बच्चे की असेसमेंट करते हैं, और उस एरिया को असेस करने के लिए कुछ आपको पॉइंट्स दिए होंगे, वो आप उन चीजों को करेंगे, उनको आइटम्स कहते हैं, और हर पॉइंट में बच्चे को एक स्कोर मिलता है, वो मैं भी दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो हर पॉइंट में बच्चे को, इंडिविजुअल को स्कोर मिलता है। सो वी हैव, क्या चाहिए हमें किसी भी टूल के लिए, और ईजा में भी कितने डोमेन्स हैं जिनमें हमने असेसमेंट करना, राइट? और हर डोमेन में कौन कौन से आइटम्स हैं जो हमने देखने हैं, और स्कोरिंग कैसे देनी है बच्चे को, फाइनल स्कोरिंग कैसे देनी है, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना डिग्री ऑफ ऑटिज्म, डिसेबिलिटी की डिग्री बताने वाला है सर्टिफिकेट देने के लिए, तो बहुत जरूरी है कि हम समझें इसका प्रोसेस क्या है। नाउ ऑटिज्म को असेस करने के जनरली, मैडम, हाँ जी मैडम एक रिक्वेस्ट है आपसे। एक्चुअली में हुआ क्या है कि आपका विंडो जो है वो प्रेजेंट हो गया है, जिसकी वजह से पीपीटी दिखाई नहीं दे रही है मैम। नहीं, मैं पीपीटी बंद, मैंने पीपीटी अभी थोड़ी देर के लिए डिसकंटिन्यू किया है। ओके ओके मैडम, ओके, थैंक राइट, यू। क्योंकि मैं बात कर रही थी तो बीच बीच में मुझे लगा इंटरेक्शन भी होना चाहिए। मैं जब वापस पीपीटी शो करूंगी तो मैं आपको बता दूंगी, राइट? तो ऑटिज्म के चाहे वो निदान हो, चाहे वो डायग्नोसिस हो, चाहे वो उसका असेसमेंट हो, हम ऑटिज्म का असेसमेंट इज मोस्टली, और आई वुड से ऑलवेज, एक व्यवहारिक लक्षणों के आधार पर। इंडिविजुअल के जो कुछ लक्षण होते हैं, कुछ सिम्टम्स होते हैं, दे आर बिहेवियरल सिम्टम्स, जिसके बेसिस में हम असेसमेंट करते हैं। तो इवन ईजा में बिहेवियरल आइटम्स हैं जो आप देखेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू माय प्रेजेंटेशन, राइट? और नजर आ रही है आपको प्रेजेंटेशन है? यस मैम। जी मैम। ऑलराइट, तो हम वापस आते हैं ईजा पे। तो ईजा क्या है कि एक इंडिविजुअली एडमिनिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि हम वन ऑन वन बच्चे पे इसको करते हैं, जिसमें मैंने कहा ना डोमेन्स होते हैं, तो 6 एरियाज हैं, 6 एरियाज हैं
जिनमें हमने बच्चे को असेस करना है। और ये क्या नापते हैं बच्चे का? द कैरेक्टरिस्टिक ट्रायड ऑफ इम्पेयरमेंट्स, यानी कि ट्रायड यानी कि जो 3 एरियाज में डिफिकल्टी है, सोशल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन और उसके जो रिजिड बिहेवियर है, जो उसके वो जो हम बोलते हैं ना कि एक बहुत ही लाइक रेपिटेटिव बिहेवियर्स वाला है, रिजिडिटी है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, इन 3 एरियाज को हमने कवर करना है असेसमेंट में। और ये हम 6 डोमेन्स में इसको कवर करते हैं। और ये मैंने इसको आप चेंज कर सकते हैं 2 to 20, 3 to 20 ईयर्स तक हम इसको करते हैं, राइट। नाउ एक चीज है कि जब हम बच्चे का ये इजा एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो कुछ ना कंडीशंस दिए गए हैं मैनुअल में। तो जब आप इजा लेंगे तो आपको ना इधर फ्री डाउनलोड है, इसका पीडीएफ है, तो इसमें आप देखेंगे कि कंडीशंस मेंशन किए हैं कुछ, कि जब वो बच्चा हमारे पास या एडल्ट हमारे पास आता है तो बहुत जरूरी है कि हम उसका, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, इंटरेक्शन करने जा रहे हैं, तो फिजियोलॉजिकली वो सही कंडीशन में हो, कि उसको नींद ना आ रही हो। क्योंकि अगर बच्चे को अगर नींद आ रही है तो वो आपको देखेगा भी नहीं, एडल्ट होगा। एंड अगर वो उसको थकान है क्योंकि वो 100 किलोमीटर बस में बैठ के या गाड़ी में बैठ के आपके क्लिनिक में आ रहा है या हॉस्पिटल में आ रहा है करने के लिए, तो आप वैसे ही वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी से बात करने के लिए, तो वो लगेगा कि सोशली ये अलग सा है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चा एक एक्टिव कंडीशन में हो जब आप उसका इजा कर रहे हैं, उसका कंफर्ट लेवल हो। जो इन्फॉर्मेंट, क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट्स वर्बलाइजेशंस, इसका क्या मतलब है? देखिए ये पूरी की पूरी चीजें एक साथ होती हैं कि जो इन्फॉर्मेंट है बच्चे का, जो इन्फॉर्मेंट है और जो असेसर है, ये सारे जो हैं, क्या होना चाहिए कि इनकी ना जो आपस में इंटरेक्शन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अब पूरा इजा जो है, अगर आप, इजा इज अवेलेबल इन हिंदी ऑल्सो एंड सम रीजनल लैंग्वेजेस ऑल्सो। लेकिन सपोज आपके पास एक पेरेंट आते हैं कि उनको तो समझ ही नहीं आ रही कि आप ये बात कर क्या रहे हैं, कि आप जो बात बोल रहे हैं उनके लिए तो वो फ्रेंच की तरह है। जैसे हम इजा करेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ कुछ चीजें। डज द चाइल्ड लाइक टू स्टे अलूफ, डज ही इनिशिएट सोशल इंटरेक्शंस। अब अगर हम यही सवाल जवाब करने लग जाए तो वो तो समझेगी ही नहीं कि क्या पूछना चाह रहे हैं मुझसे। तो आपकी और आपकी जो जो पेरेंट होगा, जो मेन आंसर्स देगा, अगर वो इंडिविजुअल खुद नहीं दे सकता, उस लेवल पे नहीं है, तो बहुत ही आपकी जो इंटरेक्शन है सरल होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। और उसमें बिल्कुल भी कोई भी जो हम बोलते हैं जार्गन की, मतलब एब्स्ट्रैक्ट बातें नहीं होनी चाहिए जो भी आप बात कर रहे हो, क्योंकि इज अ इंडियन स्केल है। अगर आप देखेंगे ना, कार्स है, एम चैट वगैरह है जो अब फॉरेन में डेवलप हुए हैं, तो उनमें क्या है कि एग्जांपल्स भी उन्होंने जो दिए हुए हैं ना, बच्चों के साथ प्ले के देखने हैं, टेक अ टी पॉट एंड सी वेदर द चाइल्ड सर्व्स टी। तो हमारे कल्चर में तो चाय कप में ही किचन से आती है, तो टी पॉट तो यूज होता ही नहीं है। तो हमेशा जब हम कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हैं पेरेंट्स को, उनसे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो याद रखिए कि जो फैमिली का डायनामिक है, वो किस कल्चर से आया है, वो सब हमको चीजें अपने ध्यान में रखनी है जब हम असेसमेंट बच्चे की कर रहे हैं। बहुत एक फ्रेंडली बट स्टिल फॉर्मल एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। और मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताऊंगी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। और अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन की एंड फैमिलीज, तो पूरा है कि एग्जामिनर को बहुत फ्लेक्सिबल भी होना पड़ेगा। अब ये चीज मैं क्यों बोलने जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा आपके साथ इंटरेक्ट करके आपको बताती हूँ कि क्यों मैं चीज बोल रही हूँ। मैंने डिस्कनेक्ट किया है अभी अपना प्रेजेंटेशन आपके लिए। तो देखिए क्या है कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जब मैं अपनी डॉटर का करवाने गई थी असेसमेंट, तो पहली चीज तो जो इंफॉर्मेशन आपसे लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कई बार बहुत रश होता है। दिल्ली में तो आपको पता है कि बहुत रश था, मैं दिल्ली में थी उस वक्त, और मैं एक नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं जिन्होंने डिफिकल्टी है, और दोनों का एक ही दिन में कराना था। तो एक का मेरे हस्बैंड करा रहे थे, एक का मैं करा रही थी, मैं अपनी बेटी के साथ। ना उनके पास चेकलिस्ट थी, और जो हमसे इंफॉर्मेशन ले रहे थे, ऑब्वियसली वो या तो इंटर्न्स थे, क्योंकि नेचुरली इतनी इंफॉर्मेशन इंटर्न्स ले सकते हैं, बट जो उनका
टीम का हेड होगा, जो डॉक्टर साहब होंगे या साइकोलॉजिस्ट होंगे, बाद में वो इवेल्युएट करते हैं उस टीम को। पर जब वो ले रहे थे तो एक मतलब माय डॉटर वाज 20 एट दैट टाइम, 20+ थी वो उस टाइम, और उसके सामने वो जो सवाल पूछ रहे थे और इतनी लैंग्वेज जो वो यूज कर रहे थे, सिंपल लैंग्वेज थी, बट मुझे उनको बोलना पड़ा कि प्लीज रिस्पेक्ट द इंडिविजुअल हु इज सिटिंग विद मी, कि मेरे साथ ये जो बैठे हैं, जो बैठी हैं, शी इज अ फुल्ली ग्रोन लेडी। आप किस तरीके से सवाल इसके बारे में पूछा, अच्छा ऐसे भी करती है, अच्छा वैसे करती है, ऐसा तब नहीं करती है, ऐसा यूं कर लेती है। तो इट वाज वेरी, आई फाउंड कि सेंसिटिविटी की कमी थी। लेकिन मैं उन्हें 100% ब्लेम भी नहीं करती, क्योंकि हॉस्पिटल में इतने लोग आते हैं, रश होता है। तो मुझे ये लगता है कि जो ये असेसमेंट लेगा उसकी थोड़ी ट्रेनिंग तो होनी चाहिए कि आपने किस तरीके से फैमिली से बातें करनी। हो सकता है किसी और को बुरा ना लगता, लेकिन शायद मैं इस फील्ड से हूं और फिर मुझे उनको बताना पड़ा कि आपने जो वो जगह नहीं थी, वो वक्त नहीं था कि मैं किसी को बताऊं कि मैं इस फील्ड में हूं और ऑटिज्म के शुरू के कुछ प्रोफेशनल्स में से मैं हूं। मतलब नहीं था बताने का, लेकिन मुझे रीजन ये थी कि मैं उनको इसीलिए बताना चाहती थी कि मैंने जिंदगी में अपने बच्चे को रिस्पेक्ट करना और बाकी बच्चों को रिस्पेक्ट करना सीखा है। तो उस तरीके के सवाल एक इंडिविजुअल के सामने पूछने नहीं चाहिए जो वो पूछ रहे थे। तो जब मैंने बोला सॉरी मैम बट हम क्या करें क्या करें, मैंने कहा कुछ नहीं, आप मुझे चॉइस तो दो कि अगर आप मेरे से ही इंफॉर्मेशन ले रहे हो और अभी इनको नहीं ऑब्जर्व कर रहे हो तो मुझसे पूछो कि आपके साथ कोई आया है, क्या ये किसी के साथ बैठ सकती है थोड़ी देर के लिए जब तक हम आपसे बात कर लें। और फिर उन्होंने वैसा ही किया। तो ये जो हमने किया कि कंडीशंस जो होती हैं, तो एक तो मुझे इसीलिए भी स्ट्रेस था कि हम 1.5 घंटा वेट किए थे। जब हमने रजिस्टर किया था अपना नाम अस्पताल में, हमें जो सीढ़ियां चढ़ के जाना पड़ा था विद 2 चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, और जैसे वो सीढ़ियां थी, रश था, धक्के लग रहे थे, तो वो बच्चा वैसे भी असेसमेंट में परफॉर्म क्या करे। तो ये थोड़ी चीजें हैं कि कंफर्ट ऑफ द पर्सन। आई नो कि कहना आसान है, जब एक्चुअली करते हैं तो हमारे देश में नंबर्स, हर चीज का, कोविड का भी प्रॉब्लम नंबर्स ही है ना। तो ये है, लेकिन कुछ जितनी सेंसिटिविटी हो सकती है उतनी डेफिनेटली होनी चाहिए बाय द असेसर, एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल ऑलवेज। तो ठीक है, हम प्रेजेंटेशन पे वापस चलते हैं। तो ये थोड़ी सी कंडीशंस की बात थी कि जब हम कर रहे हैं तो एग्जामिनर को थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना हो चाहिए, थोड़ा सा फैमिली के इंफॉर्मेशन लेवल क्या हो सकता है, इस फैमिली के पास अवेयरनेस लेवल क्या है, ये सब उनके माइंड में रहना चाहिए, राइट। अब असेसमेंट कैसे होती है, जैसे कि सारी असेसमेंट्स होती है वैसे ही ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को। इन्फॉर्मेंट इंटरव्यू, यानी कि पेरेंट्स अगर आए साथ में, जो प्राइमरी केयर गिवर है या जो भी आया है, वो उससे इंफॉर्मेशन बच्चे के बारे में लेनी है। और जो टेस्टर है वो डायरेक्ट बच्चे के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, ऑब्जर्व भी कर सकता है, इंटरैक्ट भी कर सकता है बच्चे के साथ असेसमेंट के टाइम पे। ये सारी चीजें जो है, ये एक तो हर मेरे ख्याल से असेसमेंट में यही होता है, राइट। अब हम आते हैं कि वो 6 एरियाज कौन से हैं, व्हाट आर द 6 एरियाज जो हम 3 चीजें। सॉरी मैम, इंटरप्ट कर रहा हूं मैं। एक बार रिज्यूम प्रेजेंटिंग कर दीजिए मैम, आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा पुनः प्रेजेंट कर दीजिए मैम, पुनः प्रेजेंट कर दीजिए। पीपीटी प्रेजेंटेशन नहीं आ रही मैम। सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि मैम द्वारा प्रेजेंट की गई स्लाइड को, प्रेजेंट की गई स्क्रीन को आप पिन कर लें, तथा जो बार बार बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं उनसे पुनः निवेदन है कृपया आप स्क्रीन प्रेजेंट करके कार्यक्रम में व्यवधान न डालें। जी मैम, सॉरी मैम, एक बार दिख नहीं रही है। नहीं मैम, नहीं मैम, प्रेजेंटिंग हट चुकी है मैम। अच्छा, प्रेजेंटिंग हट चुकी है, मैं फिर से करती हूँ, राइट। रिज्यूम योर प्रेजेंटेशन, ठीक है, रिज्यूम प्रेजेंटिंग आ गया। हाँ जी, अब आ रही है मेरे ख्याल से। जी जी है ना, थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब क्या है कि ये हम जो 6 एरियाज हैं जिनमें हमने बच्चे को असेस करना है या इंडिविजुअल को असेस करना है, वो क्या है। सोशल रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी, यानी कि
सामाजिक जो है एक कैसे रिलेशन दूसरों से बनाता है, और रेसिप्रोसिटी क्या है, यानी कि टू वे, दो तरफा सोशल इंटरैक्शन कैसा है, इन अदर वर्ड्स इंटरैक्शन। रेसिप्रोसिटी क्या होती है, किसी ने कुछ बोला, मैंने सुना, किसी ने मुझे कुछ, मतलब आदान प्रदान जो होता है आई कांटेक्ट के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, टर्न टेकिंग जो होती है, बारी लेना, अब तुम बोलोगे मैं बोलूंगा, तो ये जो होता है ये इंटरैक्शन, उसके बारे में है। इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस, कि इमोशनली, देखिए इमोशनल एस्पेक्ट जो है ये सोशल कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ऐसा मानते हैं लोग कि चिल्ड्रन विद ऑटिज्म डू नॉट हैव इमोशंस, लेकिन ये बिल्कुल मिथ है, ये गलत धारणा है। इमोशंस उनमें भी होते हैं, उनको खाली दिखाना नहीं आते, ठीक है ना, और कई बार इनअप्रोप्रिएट होते हैं। तो जैसे हमने शुरू में कहा था, क्वालिटेटिव इम्पेयरमेंट्स है, ऐसा नहीं है कि ये चीजें जीरो हैं किसी व्यक्ति में, हो ही नहीं सकता, तो वो नॉर्मल से हट के है थोड़ा। तीसरा एरिया है स्पीच लैंग्वेज कम्युनिकेशन। फोर्थ एरिया बिहेवियरल पैटर्न्स, सेंसरी एस्पेक्ट्स फिफ्थ, एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट सिक्स्थ। तो ये 6 एरियाज हैं जिनमें हमने बच्चों को, दीज आर डोमेन्स जिसमें हमने इंडिविजुअल को, मैं बार बार बच्चा कहती हूँ क्योंकि सारे मेरे भी बच्चे ही हैं, तो ऑल इंडिविजुअल्स विद ऑटिज्म, उनको इन 6 एरियाज में हमने असेस करना। नाउ स्कोर कैसे देना है, और 40 आइटम्स हैं टोटल इसमें गए, तो स्कोर कैसे देना है। हम जब स्कोर 1 देते हैं, आप देखेंगे राइट हैंड साइड में मेरे 1 लिखा हुआ है, और उसको हमने R दिया है उसका कोड, स्कोर 2 का कोड S दिया है, स्कोर 3 का कोड F दिया है, स्कोर 4 का कोड M दिया है, और स्कोर 5 का कोड हमने A दिया है। R का मतलब है कब, रेयरली, कभी मुश्किल से, कभी कभार, और ये डिसेबिलिटी और ऑटिज्म के हिसाब से 20% ऑटिज्म माना जाता है इसको, कभी कभार करता है, हाँ कभी कभी करता है 21 to 40%, जिसका स्कोर 2 है, कई बार करता है स्कोर 3, 41 to 60%। ऑटिज्म अक्सर 61 to 80%, स्कोर इज 4, ऑलवेज, हमेशा 81 to 100% स्कोर 5। तो ये इसकी स्कोरिंग है। अब इसको ध्यान से अपने माइंड में इसकी पिक्चर बना के रखिए, क्योंकि मैं आपको आगे की स्लाइड्स दिखा रही हूँ। तो ये इस तरीके से आता है, देखिए ये टेबल पूरा इसमें आ नहीं रहा था, तो मैं फॉन्ट भी छोटा नहीं करना चाहती थी। पहले सीरियल नंबर आएगा, उसके बाद आइटम्स आएंगे, अभी आप आगे आइटम्स भी देखेंगे। जो भी आप स्कोर देना चाह रहे हो उस आइटम में, उसके आगे आपने टिक लगाना है। अगर आपको लगता है, मैं आगे आपको ये सारे दिखाऊंगी, लेकिन अभी ये सारी चीजें देख के रखिए, ऐसा एक स्कोरिंग चार्ट बनाया जाएगा। अब हमने बोला पहला डोमेन ले लिया हमने, सोशल रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी, राइट। तो इसमें आप, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रही हूँ, 6, 9 आइटम्स हैं इसमें। क्या है इसमें, 9 आइटम्स हैं इसमें। हम राइट, इसमें 9 आइटम्स है। आइटम नंबर 1 है हैज पुअर आई कांटेक्ट। अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसे कभी 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 कभार होता है, वंस इन अ वाइल कभी होता है कि आई कांटेक्ट ना दे, हमेशा देता है, तो आप उसको 1 की स्कोर देंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ कई बार ऐसा होता है कि पुअर आई कांटेक्ट देता है, तो 2 देंगे। अगर अक्सर नहीं देखता तो 3 देंगे, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं देखता तो 4 देंगे, और अगर हमेशा आई कांटेक्ट नहीं देता तो 5 देंगे। आपने खाली टिक लगाना है उस नंबर के अगेंस्ट जो इस आइटम में आपको लगता है। लैक्स सोशल स्माइल, देखिए मैं इसको चलिए बाद में डिस्कस करूंगी। अगला है लैक्स सोशल स्माइल। ये जो नॉर्मल सोशल स्माइल होती है बच्चों की मतलब छोटी एज में शुरू हो जाती है, तो इस बच्चे की वो सोशल स्माइल है कि नहीं है। अकेले रहना पसंद करता है, अलूफ, दूसरों की तरफ बढ़ता नहीं है, खुद कोई संपर्क नहीं बनाना चाहता, दूसरों के साथ रिलेट नहीं कर पाता, और रिस्पॉन्ड भी नहीं दे सकता सोशल क्यूज को। इसका मतलब क्या है कि आप बच्चे को इशारे से कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो एक
लेट्स से कि फॉर एग्जांपल वो एक वर्शिप की प्लेस में जा रहा है बच्चा, एक 8 साल का बच्चा है जिसकी आप असेसमेंट कर रहे हैं, या 18 ईयर्स का इंडिविजुअल है जिसकी आप असेसमेंट कर रहे हैं, इजा कर रहे हैं, और आप उसके पेरेंट्स से पूछते हो कि किसी मैरिज में जाता है तो क्या करता है, किसी आप उसको वर्शिप की प्लेस में लेके जाते हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वेरेवर द चाइल्ड गोज, चर्च, तो वहां जाके क्या करते हैं, तो वहां से आपको आइडिया लगता है कि अपने एनवायरमेंटल क्यूज, कि जो इसको अपने आसपास जो चीजें हो रही हैं, जो सिचुएशन है सोशल, उसको देख के अपने आप को कितना अडेप्ट करता है, उसमें रिस्पॉन्स देता है उन एनवायरमेंटल क्यूज का। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं रोज मंदिर जाती हूँ और मैं हाथ दोनों जोड़ती हूँ, एक दिन मेरी फ्रेंड के साथ में चर्च चली जाती हूँ, तो वहां पे मैं हाथ जोड़ के उनको थोड़ा फोल्ड करती हूँ जैसे चर्च में, क्योंकि मैं दूसरों को देख लेती हूँ, मैं क्यूज पिकअप कर लेती हूँ। मैं देखती हूँ कि वहां पे एक कुछ पर्टिकुलर, जैसे हमारे कोई मंदिर में आ रहा है तो वो देखता है कि चप्पल उतार के सब जा रहे हैं, तो मुझे भी चप्पल देना, मुझे वो उस जगह बैठे हैं, अच्छा लेडीज उस जगह बैठी हैं तो मुझे भी उस जगह बैठना है। तो इस प्रकार के जो एक एनवायरमेंटल क्यूज होते हैं, वो ये व्यक्ति कितना समझता है कि स्कूल में लाइन में खड़े होना है, लाइन में चलना है। तो ये सारे जो हमको कुछ सिखाता नहीं है, ये सारी चीजें हमेशा, इनमें से बहुत सी चीजें तो हमने अपनी एनवायरनमेंट से ही इशारे ले लिए हैं, क्यूज ले लिए हैं, और इशारों को फॉलो करके हमने सीखा है। तो ये इसमें आपने स्कोरिंग देनी है बच्चे को, सेम, क्या ये एक ही चीज से खेलता रहता, बार बार एक ही तरह की चीजें करता रहता है अकेले बैठ के, क्या ये एक सोशल इंटरेक्शन में टर्न टेकिंग बारी ले सकता है, कि अगर कोई गेम है इसको पता है कि मेरी बारी आएगी, अगर कहीं दुकान में जाना है तो वेट करता है कि मेरी बारी आएगी तो खरीदेंगे, कि सब कुछ झपट लेता है जाते ही। तो दैट इज इट। डज नॉट मेंटेन पेयर रिलेशनशिप, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना नहीं पाता। आगे है इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस। इन देखिए क्या है कि मैं जैसे आपको बोल रही थी कि मैं कुछ चीजें हैं जो बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगी, आई कैन टॉक अबाउट दैट नाउ ओनली, फिर मैं बाद में स्लाइड शेयर कर लूंगी। देखिए क्या है कि जब आप चेकलिस्ट देख रहे हो, उसमें 40 आइटम्स अलग अलग डोमेन्स में दिए हुए हैं, तो कहीं कहीं ओवरलैप है डेफिनेटली। दूसरों से संपर्क नहीं बनाता, अकेले रहता है, अकेले गेम खेलता है, बार बार सेम गेम, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि इतने सारे पॉइंट्स क्यों बना दिए हैं। बहुत जरूरी होता है चेकलिस्ट में ऐसे बनाना, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेंट होता है, जो पेरेंट होता है, आप उसको, हम बच्चे को बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे। ये 3 एरियाज आपस में काफी मिलते हैं। हम पूरा बेनिफिट ऑफ डाउट इंडिविजुअल को दे रहे हैं, क्योंकि जब हमने पूछा कि क्या वो किसी के साथ रिलेशन बनाता है कि नहीं बनाता है, तो शायद मदर कहेगी कि हाँ, जब जरूरत होती है खाने की, पानी की, तो किसी के पास जाता है, तो वहां पे उसका स्कोर अलग हो जाता है। जहाँ पे हम बोलते हैं वो अकेले रहता है, उन्होंने बोला हाँ हमेशा रहता है, वहां पे उसका स्कोर अलग हो जाता है। बट कहीं ना कहीं जब हम पूरा टोटल करके इसका हम औसत निकालेंगे या एवरेज निकालेंगे, तो हम पूरा बेनिफिट बच्चे को देंगे। तो कई बार आइटम्स लगेगा कि एक जैसे ही है, बार बार क्यों इनको मेंशन कर रहे हैं, बट उनका देयर इज अ रीजन। सो या, और दूसरी चीज मैं ये भी बोलना चाहती थी कि देखिए अनफॉर्चुनेटली, अब दुर्भाग्यवश हिंदी में बोलते हैं कि क्या है, ये सारी जो चेकलिस्ट हैं, इट्स अ वेरी गुड चेकलिस्ट, देयर इज नो डाउट, बट चेकलिस्ट जो है वो काफी हद तक स्कोरिंग जब होती है तो उसमें सब्जेक्टिव हो जाती है। जो कर रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, जो जवाब दे रहा है, ये टोटली उसके आधार पर है, ये कोई मेडिकल टेस्ट तो है नहीं। So no behavioral checklist is foolproof. No behavior checklist ever gives you 100% accuracy of what the person actually is. But still, ये हमने इतने सारे इसमें 40 आइटम्स डाले हैं, तो ऑन एन एवरेज ठीक ही निकलता है, बाय एंड लार्ज ठीक ही निकलता है। बट ये सवाल हमेशा कार्ड्स जब मैं करती थी बच्चों के साथ, तो तब भी मुझे यही सवाल मेरे माइंड में आता था कि चलो मैं तो इस बच्चे को इसमें 3 पॉइंट्स दे रही हूँ, हो सकता है कोई और होता तो 2.5 ही दे देता। अगर मदर जवाब देती तो वो बोलती है समटाइम्स ही करता है ऐसा, और फादर अगर होता तो शायद बोलता नहीं फ्रीक्वेंटली करता है, क्योंकि हम सब के पर्सपेक्टिव्स, हम सब के सोचने के तरीके इंडिविजुअली भी डिफरेंट होते हैं।
राइट। तो ये तो इश्यू हर चेकलिस्ट में होता है, तो डेफिनेटली इसमें भी होगा। नाउ जस्ट लेट मी नो, मैं प्रेजेंटेशन पे जा रही हूँ, आपको दिख रही है कि नहीं? दिख रही है प्रेजेंटेशन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So next is emotional responsiveness. देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसीलिए कवर कर रही हूँ कि इन पॉइंट्स का मतलब क्या जानने के लिए, वरना तो ये चेकलिस्ट है, इसके साथ मैनुअल आता है और मैनुअल के साथ ये सारी एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि क्या है। तो ये क्या शोज इनअप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स, कि अगर कोई गिर गया तो बच्चा हंस पड़ा। शैतान बच्चे वैसे भी ऐसे करते हैं, लेकिन होता है कि मैंने कई बार देखा है कि मेरी टीवी पे अगर कोई ऐसा सीन आ रहा है कि कुछ शोर ज्यादा हो रहा है या कोई प्रोसेशन हो रही है, और अगर मेरी बेटी साथ में बैठी हो तो वो जोर जोर से हंसने लग जाएगी, तो इनअप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स है, वो घबराहट से हंस पड़ती है। तो इट्स एन इनअप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स। एग्जैजरेटेड इमोशन, थोड़ी सी चोट लग गई तो फसाद खड़ा कर देना, इमोशंस एग्जैजरेटेड, अपनी मर्जी की चीज नहीं मिली तो बहुत बड़ा फसाद कर देना, एग्जैजरेटेड इमोशंस। छोटी सी चीज के लिए एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गुस्सा दिखाना, ज्यादा खुशी दिखाना, अगर एक छोटा सा गिफ्ट मिल गया तो मुस्कुरा मुस्कुरा के कूदने लग जाना, सो दैट काइंड ऑफ थिंग, ये है। एंगेजेस इन सेल्फ स्टिमुलेटिंग इमोशंस। पेन इज एन इमोशन। मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। पेन एक फीलिंग है एक तरीके से। बहुत से बच्चे आपको ऐसे दिखेंगे कि वो कुछ ऐसा करेंगे कि वो रोने लग जाएं, हंसने लग जाएं। तो सेल्फ स्टिमुलेशन ऑफ इमोशंस, गुस्से में आना साइकेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है ऑटिज्म में, कि बहुत से बच्चे अपने ब्रेन को, ना ये न्यूरोलॉजिकल लेवल की बात है लेकिन हम इसको बिहेवियरली यहाँ पे पॉइंट्स दे रहे हैं, कि अपने माइंड को एक हाई पे लाना चाहते हैं वो कई बार। उसके लिए वो अपने आप को एंजाइटी में आके अब किसी चीज के लिए उसको बार बार मांगेंगे और एक हाई आएगा और एक विस्फोट होगा उनके बिहेवियर का और फिर शांत हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। बट हमने पेरेंट्स से सिर्फ ये पूछना है कि कई बिना किसी मतलब के कई बार बैठे बैठे कोई चीज ऐसी करता है कि फिर इसको रोना पड़े और फिर ये हंसने लग जाए, दैट काइंड ऑफ थिंग। दूसरा है कि खतरों से, मतलब खतरों का पता ना होना, डेंजर का पता ना होना, राइट। बिना किसी कारण, दिखते हुए कारण, अपेरेंट कोई कारण नहीं है, कोई कारण दिख नहीं रहा लेकिन ये बेमतलब हंसे जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, गुस्सा हो जा रहे हैं फॉर नो अपेरेंट रीजन। अब नेक्स्ट है स्पीच एंड लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत पेरेंट्स भी बताते हैं कि पहले स्पीच आई फिर चली गई, एक्वायर्ड स्पीच एंड लॉस्ट इट। ये बार बार होता है क्या बच्चे के साथ? कुछ दिन बाद अच्छा बोलता है, कुछ दिन नहीं बोलता, या पहले स्पीच आई थी फिर एकदम चली गई। नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी कि इशारों की भाषा को यूज करने में, इस्तेमाल करने में उसको दिक्कत है कि नहीं, कि कभी जैसे कि हम यस या नो अपने हेड को शेक करके बोलते हैं, थोड़ा सा चाहिए अपने हाथ से बोलते हैं, उसने मारा तो फिंगर से पॉइंट करके उसकी तरफ दिखाते हैं। ये सब बच्चा करता है कि नहीं? ऑटिज्म में ये बहुत बहुत लिमिटेड रहती है चीजें। स्टीरियोटाइप्ड एंड रेपिटेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि जैसे एक ही बात को बार बार दोहराना, अच्छा आपको लगी, अच्छा आपको लगी, अच्छा आपको लगी, या अपने आप के लिए बोलेंगे टीनू गुड गर्ल है, टीनू गुड गर्ल है, टीनू गुड गर्ल है, लाइट्स ऑन कर दो, लाइट्स ऑन कर दो, लाइट्स ऑन कर दो। तो बिना किसी जरूरत के एक ही भाषा को बार बार, एक ही लैंग्वेज को बार बार, या एक ही स्पीच को बार बार दोहराना। इकोलेलिक स्पीच आप सबको मालूम है कि इको की तरह आती है, प्रतिध्वनि जिसको कहते हैं, कि आपने बोला बच्चे को आपका नाम क्या है, तो उसने बोला आपका नाम क्या है। हालांकि जब आप उसको बोलते हो तनु यहाँ आ जाओ तो तनु आ जाती है, लेकिन जब आप उसे पूछते आपका नाम क्या है, वो बोलती है आपका नाम क्या है, खाना खाना है आपको, खाना खाना है आपको, जवाब देती है। तो दैट इज रिपीटिंग व्हाट यू आर लिसनिंग। और अनयूजुअल साउंड, कुछ आवाजें निकालना, किसी तरीके की कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट ना कर पाना, बहुत शब्द होने के बावजूद भी वो बातचीत नहीं कर पाते, जो दो तरफा बात होती है वो नहीं कर पाते। मीनिंगलेस वर्ड्स है, मैं आपको अपनी बेटी का एग्जांपल दे सकती हूँ, अब तो नहीं यूज करती
लेकिन जब वो 10-12 साल की थी तब तक भी वो बोलती थी चॉकलेट को डेकू। डेकू, आई डोंट नो कहाँ से ये वर्ड आया था। और डेकू बोलती थी चॉकलेट, नहीं पिट्ठू बोलती थी चॉकलेट को, और डेकू बोलती थी पोलो की मिंट जो होती है। तो शी वुड से पिट्ठू वाज चॉकलेट। तो अभी भी कई बार उससे मुंह से निकल जाता है, एंड देन शी चेक्स हरसेल्फ एंड शी स्माइल्स। पिट्ठू वाला केक खाएंगे, यानी कि चॉकलेट की तरह है। सो क्या खाएंगे? फिर बोलती चॉकलेट वाला केक खाएंगे। तो ये कुछ अपनी ही वोकैबुलरी, अपनी डिक्शनरी है इनकी, कई बच्चों जिसमें अजीब अजीब वर्ड्स वो यूज करते हैं। कई बार वो अपने आप को तुम और दूसरे को मैं बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वैसे ही सुना है। इसको बोलते हैं प्रोनाउन रिवर्सल। और शब्दों का सही अर्थ वो नहीं जान पाते। शब्द तो, वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन उसका रियल लाइफ में इस्तेमाल करना नहीं समझ पाते। उन्होंने कॉन्सेप्ट भी सीख लिए, ग्रीन येलो ब्लू भी सीख लिया, बड़ा छोटा सब सीख लिया, बट ये लाइफ में बोल पाना कि आज हम मार्केट जाएंगे और छोटा वाला डॉल खरीदेंगे, छोटा वाला बॉल खरीदेंगे, प्रैग्मेटिक जो है एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज में भी लैकिंग। बिहेवियर्स, अभी ना सारे 40 के 40 हम करेंगे तो इतना समय नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा वही करा रही हूँ कि जिसका मीनिंग हमने समझना है। स्टीरियोटाइप एंड मोटर मैनरिज्म, हाथों को फ्लैप करना, बॉडी को आगे पीछे रॉक करना, इनएनिमेट चीजों पर, यानी कि वस्तुओं से ज्यादा अटैचमेंट होना इंसानों के मुकाबले। अपने खिलौने, रैपर्स, प्लास्टिक की चीजें, लकड़ी के टुकड़े, बुक्स, इन सब चीजों से बहुत इमोशनली अटैच्ड हो जाना, एंड नॉट विद पीपल। उसका कारण सोशल अंडरस्टैंडिंग है, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट बिकॉज हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं बिहेवियरल हाइपर एक्टिविटी और कई एग्रेसिव बिहेवियर। अब एग्रेसिव बिहेवियर भी लिखा है, टेम्पर टैंट्रम भी लिखा है, दोनों चीजें लिखी हुई हैं। सेल्फ इंजीरियस बिहेवियर सबको मालूम है क्या होता है, और बदलाव को ये अवॉइड करते हैं, बगावत करते हैं अगर इनके लिए कोई भी चीज बदली जाए। हो सकता है बड़ी बड़ी चीजों के साथ इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक छोटी सी चीज इनकी बदल दो अगर, तो ये वो एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। लाइक टूथब्रश बदला है तो मुझे अपनी बेटी को एक दिन पहले समझाना पड़ता है, हम चेंजिंग योर टूथब्रश, पुराना हो गया है, टुडे वी आर गोइंग टू स्लीप इन अ डिफरेंट रूम। हम एक बार एक होटल में गए थे हॉलीडेज पे, इतना सुंदर होटल था, शी हैड नो प्रॉब्लम्स, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। रात को सोते समय मैम ने ना जिद पार ली कि मेरा ब्लैंकेट लेके आओ, उसी में सोऊंगी। और मुझे, हमें पता था, इतना ऑटिज्म को हम समझते हैं कि हमने गाड़ी में अपनी इसका ब्लैंकेट रखा था, हम लोग अपनी गाड़ी से गए थे हॉलीडे के लिए, और फिर रात को 12-1 बजे जाके इनका ब्लैंकेट निकाला हमने, तो ये अपना ब्लैंकेट लेके सोई। तो इस तरीके की इंसिस्टिंग ऑन सेमनेस हो सकता है। सेंसरी एस्पेक्ट आप सबको पता है कि टच, स्मेल, इन सब चीजों को ये अलग तरीके से महसूस करते हैं। खाने से पहले इसको सूंघ सकते हैं, कोई पर्टिकुलर तरीके का कपड़ा नहीं पहनेंगे, कानों को कवर करना, ये सारी चीजें आई थिंक ऑटिज्म से रिलेटेड हैं। और पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह इन चीजों को असेसमेंट के टाइम पे समझ जाते हैं। जैसे ही आप ये पॉइंट्स बोलते हो, अगर है उनके बच्चे में, तुरंत आंसर आपको मिला, राइट? क्योंकि वहां उनको लगता है कि हाँ ये मेरे बच्चे को समझ रहे हैं। बिना मतलब के शून्य में देखते रहना, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ठीक से ना देख पाना, एंड रिस्पॉन्स टू लोगों को जाके हाथ लगाना, टच करना, इवन स्मेल करना, लाइक वेरी अनयूजुअल। बट माई डॉटर ये लोगों को सिलेक्ट कैसे करती है, जो इसको, जिनके साथ बहुत प्यार आता है उनके जाके बाल स्मेल करती है। आई डोंट नो, आज तक समझ में नहीं आया कि क्या है, बट वो खूब प्यार से जाके अपने दोनों हाथों को हेड पे रख के, दोनों हाथों की एक हार्ट जैसे हम बनाते ना, ऐसा कुछ बनाती है हेड के ऊपर, उसके बीच में स्मेल करती है, और अगर स्माइल करेगी अगर इसको वो बंदा अच्छा लगता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और एंड का जो पॉइंट 40 पॉइंट है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि मेमोरी भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लंबे चौड़े गाने गा लेते हैं लेकिन बातचीत नहीं करते, नंबर्स की रटे हुए हैं लेकिन मीनिंग क्या है 2 का ये नहीं मालूम, 3 का मीनिंग क्या है ये नहीं मालूम। तो ये सारा देखिए, आप जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो असेसर है, जो ये ले रहा है इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से, उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने क्या पूछना है। अब आप बोल दोगे कि आपके बच्चे को सेवांट स्किल्स हैं,
वो बोलेंगे जी वो क्या होते हैं, तो वो बताना पड़ेगा कि जो हट के होते हैं, कि आपके काम में बहुत अच्छे होना, नंबर की नॉलेज बहुत अच्छी होना, बिना ज्यादा पढ़े लिखे हुए बहुत सारी रीडिंग कर लेना, कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाना, तो आपको ये समझाना आना चाहिए असेसमेंट के टाइम पे। तो ये 40 पॉइंट्स है जिनमें स्कोरिंग मिलती है। अगर टोटल स्कोरिंग व्यक्ति की 70 से कम है तो ऑटिज्म उसको है ही नहीं। अगर 70 से 106 तक की स्कोरिंग है तो माइल्ड ऑटिज्म है। अगर 107 से 153 की स्कोरिंग है तो मॉडरेट ऑटिज्म है। और अगर 153 से ज्यादा है तो सिवियर ऑटिज्म, राइट। सो ये देखिए, ये मैंने थोड़ा सा आपके लिए बनाया है कि ऐसे हम करते हैं। फॉर आई कॉन्टैक्ट में मैंने 3 पे टिक किया है, लैक ऑफ सोशल स्माइल पे 4 पे, स्टेज अलूफ भी 4 पे। तो एंड में पूरे जब 40 हो गए तो आप गिनते हो कि 3 कितने हैं, 4 कितने हैं, 5 की स्कोरिंग कितने हैं, और एक टोटल स्कोर उसके बेसिस पे हम निकालते हैं। मैंने आपसे कहा था इंक्लिन के बारे में मैं बताऊंगी, तो ये आई कैन जस्ट टॉक अबाउट इट। इंक्लिन क्या है कि ये इंक्लिन जो था, इंक्लिन एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो रॉकफेलर फाउंडेशन ने फॉरेन में यूएसए में बनी थी, और स्लोली इंडिया में ने भी इसको ज्वाइन किया। और 2005 में इसके हेडक्वार्टर शिफ्ट हुए थे कि दिल्ली एनसीआर में, आई थिंक पलवल के आसपास, और फिर गुड़गांव में शिफ्ट हुआ। आई एम नॉट वेरी क्लियर राइट नाउ, आई डोंट रिमेम्बर, बट है वो कहीं दिल्ली के आसपास इनकी ट्रस्ट है ये। और इस ट्रस्ट ने भी एक असेसमेंट टूल निकाला था, जिसको कि मैंने बताया था आपको कि जो मेडिकल इंस्टीट्यूट ने इसमें चेंजेस लाए थे, तो कई इजा आने से पहले, इजा आने के साथ भी कुछ लोग ये यूज करते हैं। थोड़ा आपको इंक्लिन एक कॉमन नाम है, आपको पता होना चाहिए। और या सो यस, दैट इज अबाउट इजा। और आई थिंक हम लोग इस सेशन में जो हमने किया है दैट शुड वीजा। और हमारा टाइम भी आई थिंक हो गया है सर। तो अगर किसी को कोई सवाल है इससे कनेक्टेड, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, अदरवाइज आई थिंक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधिवत और बिल्कुल एकदम सारगर्भित आपकी प्रस्तुति, जैसे दिव्यत्व ज्ञान वैसी ही प्रस्तुति आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कुछ प्रश्न आए हैं मैम, हाँ अगर आपकी अनुमति जरूर। हो तो रखें। पहला प्रश्न है, हाँ जी। द स्कोरिंग इज ऑब्जेक्टिव एंड चेंजेस एज पर आवर ऑब्जर्वेशन, इज देयर एनी फिक्स्ड फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग? फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग तो उन्होंने जो दिया हुआ है ना, कि अगर लाइक इट इज लाइक हाउ मेनी यू आर गेटिंग समटाइम्स, हाउ मेनी में यू आर गेटिंग, बिकॉज दिस इज अ बिहेवियरल चेकलिस्ट, लाइक आई सेड इट्स अ बिहेवियरल असेसमेंट है ये। तो इसमें हमने, हमारे पास तीनों चीजें हम कर रहे हैं। बच्चे की ऑब्जर्वेशन भी कर रहे हैं, राइट, और बच्चे का हम क्या कहते हैं, जो इन्फॉर्मेंट है जो उसके साथ आए उनका इंटरव्यू भी ले रहे हैं, और डायरेक्ट भी हम इंटरेक्शन कर सकते हैं बच्चे का। नाउ द थिंग इज कि जब हमारे कोई भी टूल्स बनते हैं तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि वो बनते हैं आइडियल कंडीशन को माइंड में रखते हुए। लेकिन वी ऑल्सो नो कि जहाँ पे चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल करने के लिए प्राइवेट क्लिनिक में एनीथिंग बिटवीन 6 and 10,000 रुपीज चार्ज करते हैं, और चाहे उनको 5 सेशन लगा देनी हो वो 5 सेशन भी लगा देंगे। वही हम लोग जो एक क्विक चेकलिस्ट फॉलो करते हैं हॉस्पिटल्स में, वहां पे बहुत रश भी होता है, वहां पे चार्जेस भी कम होते हैं। और वहां क्या है, इसीलिए मैं बार बार एक चीज कहती हूँ कि जो आपका असेस कर रहा है उसको 100% नॉलेज होनी चाहिए। हर आइटम जो लिखा है उसका मतलब क्या है। तो and we have to depend on the information that we get, either through assessment or through observation and parental interview. और इसीलिए जैसे मैंने बोला कि इमोशनल रिस्पॉन्स को भी लेके बहुत सारे इसमें आइटम्स थोड़े ओवरलैप करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा इसमें जजमेंटल हो भी जाते हैं तो ओवरऑल जो है एवरेज तो ऑलमोस्ट सही निकलेगा। देयर हैव बीन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये इजा आने के बाद भी क्या था कि इसके ऊपर स्टडी की गई थी इसकी एफिकेसी की,
और उसके जो उन्होंने कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं उन स्टडीज ने, उन्होंने यही बोला है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि अर्ली ईयर्स में शायद जो है हम बोले 5 से 8-10 साल तक की एज में कुछ स्टडीज ने बोला है इसकी एफिकेसी बेटर है कुछ आइटम्स में, राइट। और उसके बाद में क्या है कि जैसे बंदा थोड़ा क्या कहते हैं कि हम बोलते हैं कि इट डिपेंड्स कि उसको इंटरवेंशन कितनी मिली है। बहुत सी चीजें आप देख रहे हो, सोशल रेगुलेशन कहाँ से आती है, अपनी सेल्फ रेगुलेशन कहाँ से आती है, अपने ऊपर कंट्रोल करना। 15-16 इयर्स में आप कुछ बच्चे मेडिकेशन लेना शुरू कर देते हैं। सो आई मीन तभी मैंने बोला था कि किसी भी चीज को मैं 100% बोलूं कि मैं अगर इसको इतना परसेंटेज ऑफ सिवियरिटी ऑफ ऑटिज्म दे रही हूँ, ये 100% एक्यूरेट है, आई डू नॉट नो। बट यस, इट इज अ वेरी गुड चेकलिस्ट यू हैव सीन, वी कैन से दैट इट्स अ गुड चेकलिस्ट। जी मैम, एक अगला प्रश्न आया है सस्मिता रोटरी जी का। इनके रिलेटिव का एक लड़का है, ब्लाइंड और हाइपर एक्टिवनेस उसमें है, 12 ईयर का है। ये पूछना चाह रही हैं कैसे उसके हाइपर एक्टिवनेस को कम किया जाए। पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि ब्लाइंड और हाइपर एक्टिव अगर बच्चा है तो हमें पहली चीज देखनी पड़ेगी, 2 चीजें मैं बोलूंगी इसमें। पहली चीज हमें देखनी पड़ेगी कि ठीक है प्राइमरी डायग्नोसिस तो उसको मिल गया क्योंकि विजुअल इम्पेयरमेंट है, लाइक ब्लाइंड है या टोटल ब्लाइंड है या विजुअल इम्पेयरमेंट है, वो तो डायग्नोस हो गया। इट्स नॉट बिग टू, इट्स नॉट डिफिकल्ट टू डायग्नोस दैट, वो डायग्नोसिस हो गई है। लेकिन क्या कोई सेकेंडरी कंडीशन है उसके साथ? अगर तो कोई सेकेंडरी कंडीशन एसोसिएटेड है लाइक माइल्ड ऑटिज्म, लाइक ADHD अलोंग विद दैट, तो हमें उसको भी एड्रेस करना होगा, राइट। कई बार विजुअल इम्पेयरमेंट में अगर बच्चे को सही प्रकार की VI की ट्रेनिंग नहीं मिल रही, उसको अपने एनवायरनमेंट को समझने की ट्रेनिंग नहीं मिल रही, और इंटेलिजेंस है, IQ अच्छा है और नहीं मिल रही, या IQ कम भी है और ट्रेनिंग नहीं मिल रही, तो उसको इतनी जरूरत होती है कि उसके आसपास क्या है उसको महसूस करने की, कि वो हाइपर एक्टिविटी में नजर आती है कि वो हर समय टच करने की कोशिश कर रहा है, दौड़ने की कोशिश कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे अपने मेरे आसपास क्या है मैं उसको कैसे समझूं। तो कई बार वो हाइपर एक्टिविटी दिखती है। तो मैं ये एडवाइस करूंगी सर कि जो प्रोफेशनल्स हैं फैमिली के आसपास VI के साथ डील करते हैं, उनसे एक बार डिफरेंशियल जो है वो करवा ले कि क्या कोई और कंडीशन है साथ में, और एक बार अगर ऑलरेडी कहीं जा रहे हैं तो एक सेकेंड ओपिनियन भी ले लें कि क्या बच्चे की VI की विजुअल इम्पेयरमेंट की उसकी जो इंटरवेंशन चल रही है वो सही है कि नहीं। शायद उसको सेंसरी इश्यूज ज्यादा लग रहे हैं अपने आसपास का, ही वांट्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर, एंड हाइपर एक्टिविटी का कारण क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। उसके साथ डील करने के लिए आई थिंक बच्चे को ओरिएंटेशन देना अपने एनवायरनमेंट की, सब मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन की, जब हम विजुअल इम्पेयरमेंट में, हालांकि मेरा फील्ड नहीं है लेकिन आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि तुम्हारे आसपास क्या है। अच्छा मैं भी तुम्हारे पास बैठी हूँ, अगर मम्मी उठ के भी जा रही है, मैं जा रही हूँ, उसको बताना कि अभी तुम अकेले बैठे हो इस रूम में। तो ये सारी चीजें जो उसकी इंटरवेंशन है कैसी, उसकी ट्रेनिंग कैसी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर उसको बॉडीली नीड्स है, श्योर। क्या है कि मैम वो लड़का को ना हॉस्टल में दाखिल किए थे, वो बचपन में हॉस्टल में दाखिल किए थे। वहाँ क्या हुआ, वो बच्चे लोग को किसने मारा, उसको ज्यादा से जोर से मारा था। उसी दिन से उनका तो हाइपर एक्टिव इतना बढ़ गए, जो सामने आए तो उनको इतना वो तो दांत बाइटिंग करता है ना, पूछो मत। नहीं तो उसको, इसका मतलब मैम ये है कि विजुअल, उसको मल्टीपल डिसेबिलिटी है क्या विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ में? क्या उसको समझ की भी कमी है? क्या उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी है? क्या उसको ADHD भी है उसके साथ में? क्योंकि अगर उसको खाली, मेरी बात सुनिए, अगर उसको खाली विजुअल इम्पेयरमेंट है और वो बात समझता है तो मेरे ख्याल से उसको समझाया जा सकता है कि वो एक रेयर इंसिडेंट था, कि उसके आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, और क्रिएट करिए कंडीशन उसके लिए कि आप उसे कहीं लेके जा रहे हैं और उसको
अच्छे लोग मिल रहे हैं जो उससे प्यार से बात कर रहे हैं, ताकि उसको वो जो फोबिया एक डेवलप हो गया है कि लोग ऐसा कर सकते हैं मेरे साथ। एक तो देखिए हॉस्पिटल में अगर वो लेके गए हैं तो वैसे ही बिना उसको, तभी मैंने कहा कि एक बच्चा जिसको विजुअल इम्पेयरमेंट है, दैट मैटर इवन ऑटिज्म में, कि विजुअल इम्पेयरमेंट है, उसको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देना इतना जरूरी होता है कि अगर तुम हॉस्पिटल जा रहे हो, तुम्हें कोई टच करेगा, तुम्हारी कोई शर्ट उठा के तुम्हें स्टेथोस्कोप भी लगा पाएगा, और शायद तुम्हें कुछ प्रिक भी करेगा, इंजेक्शन भी लगेगा। आई मीन हॉस्पिटल तो हम सबके लिए इतना एंजाइटी वाला एक एक्सपीरियंस होता है, और जिसको दिखता नहीं है उसके लिए तो बहुत है। तो आई थिंक वो जो डर है उसको प्लेजेंट एक्सपीरियंस से हमें कवर करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई एक व्यक्ति लाइफ में खराब अगर उसका आया था तो वो जनरलाइज ना कर ले कि हर कोई वैसा उसके साथ करेगा। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। एक अगला प्रश्न आया है कि ऑटिस्टिक बच्चे से रैपो कैसे मेंटेन डेवलप कैसे करें रैपो उसके साथ? तो देखिए ऑटिस्टिक बच्चे के साथ रैपो कैसे डेवलप करना है, तो इसके लिए तो पूरा ऑटिज्म की ट्रेनिंग चाहिए होती है, लेकिन मैं आपको सिंपल बात बताती हूँ। एक बच्चा है जिसको ऑटिज्म है, मैं सपोज उसके साथ अभी तक मैंने कोई रैपो नहीं बनाया और बनाना चाह रही हूँ। पहली चीज तो ये है कि वो दुनिया को अलग नजरिए से दिखता है। जो हमारे लिए उसके बिहेवियरल इश्यूज हैं वो उसके लिए उसकी जिंदगी है। उसको अगर, जिसको हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के साथ फैसिनेशन क्यों है, क्योंकि इंसान, उसकी ब्रेन ही ऐसे काम करती है। जो सोशल एरिया ऑफ द ब्रेन है उसका, जो इमोशनल एरिया है जो उसका ब्रेन का, जो लिम्बिक सिस्टम है उसका, तो वो उसमें क्या है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ऑटिज्म क्योंकि हिडन डिसऑर्डर है जिसको सिर्फ एक न्यूरोलॉजिकल लेवल पे समझना पड़ता है हमें, तो हम लोग वो भूल जाते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको खींच तान के हम एक नॉर्मल लाइफ में, सो कॉल्ड नॉर्मल जिंदगी में अपने जैसा बना लें, क्योंकि ये चल सकता है, क्योंकि ये देख सकता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत बोल भी सकता है, इसके पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके हाथों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्यों ये मेरे जैसा नहीं बन सकता। ये चीज पहले हमें कोने में निकाल के रखनी है और अपने आप को बोलना होगा कि ये एक हिडन डिसऑर्डर है तो ये। तो जिस तरीके से एक विजुअल इम्पेयरमेंट में आपको ब्रेल की जरूरत पड़ सकती है, या लो विजन में आपको करेक्टिव लेंसेज की जरूरत पड़ सकती है, या हियरिंग एड में आपको, सीपी में आपको व्हील चेयर की या लोकोमोटर एड्स जो होती हैं उनकी जरूरत पड़ सकती है, वैसे ही एक ऑटिज्म से जो अफेक्टेड बच्चा है उसको बिहेवियरल तरीके चाहिए, उसको विजुअल स्ट्रैटेजीज चाहिए होती हैं, उसको प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए होती है, उसको समझाना होता है, समझाना मतलब उसकी लैंग्वेज पे जितनी वो समझ पाए विजुअल्स के थ्रू। बट पहली चीज मैं फिर भी बोलूंगी कि अगर मेरा कोई फ्रेंड है, मेरा कोई मित्र है, जो, मैं नॉर्थ इंडिया की हूँ, सपोज मेरा कोई फ्रेंड है, हालांकि मेरे साथ कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, टचवुड, बिकॉज आई कम फ्रॉम एन आर्मी फैमिली, तो हम हमेशा सारी कल्चर्स में रहे हुए हैं। बट क्या है कि सपोज कि मैं सिर्फ अपनी जिंदगी में पंजाब में रही हूँ और अचानक मुझे साउथ इंडियन फ्रेंड आ गया। अब अगर मैं उसको बोलूं अरे तुम तो हाथ से खाते हो, कैसे खा लेते हो हाथ से, हम तो चम्मच से खाते हैं, कैसे इतनी लंबी साड़ी पहन के घूमते हो सिल्क की, कितना अनकंफर्टेबल है, क्या तुम्हारी म्यूजिक है, हमारी म्यूजिक सुनो। हो सकता है वो साउथ इंडियन हमें बोले क्या है ये पंजाब इतना फैशन करते हैं, क्या है ये पंजाब इतने ढोल बजाते हैं, क्या है ये पंजाब इतना मक्खन खाते हैं। दोस्ती हो सकती है कभी, कभी नहीं। लेकिन हम अगर एक दूसरे की कल्चर की तारीफ करेंगे, एक दूसरे के होने की तारीफ करेंगे, आई लव साउथ इंडियन फूड, और वो बोले आई लव मक्की की रोटी, आई लव गुरदास मान म्यूजिक, मुझे ए आर रहमान अच्छा लगता है, या किसी क्लासिकल सिंगर का बोल दिया, तो यू नो तब दोस्ती ज्यादा होती है। बिल्कुल वही चीज ऑटिज्म में है। ऑटिस्टिक बच्चे की दुनिया में जाओ, थोड़ा सा उसको एंजॉय करो, अगर वो हाथ भी अपने फ्लैप करता है तो थोड़े से फ्लैप कर लीजिए उसके साथ। अगर उसको चीजों को घुमाना अच्छा लगता है तो कभी कभी बैठ के चीजें घुमाओ, और जब आप घुमाना बंद करोगे तो आपको आई कांटेक्ट देगा कि फिर करो। सो आई कैन ओनली से इन दिस शॉर्ट टाइम कि एक
to get into the world of a child with autism and to improve the child with autism, meet the child halfway. आधे रास्ते आप चलिए, आधे रास्ते वो चलेगा. Accept the autism. That is, I can only say this much today in this short time. Sir, और कोई question? मैम धन्यवाद मैम. अगर आपकी अनुमति हो तो एक प्रश्न और है मैम, अन्यथा मैम एक जगदीप जी का प्रश्न आया है. अजय कुमार जी थोड़ा सा वेट करें. As it is difficult time, so how we can give speech therapy at home to the 5-year-old autism diagnosed children? Okay, you mean to say COVID times में डायरेक्ट थेरेपी नहीं मिल रही, ये है सवाल? जी जी. राइट सर, ये तो पहली चीज तो ये है कि अगर आप हो सके तो जो भी उनके स्पीच थेरेपिस्ट हैं, अगर हैं तो आप उनसे ऑनलाइन प्लान ले लीजिए. लेकिन देखिए, चाहे आप ऑनलाइन प्लान ले रहे हैं या भविष्य में आप जाके वैसे करते हैं, नेवर सेंड योर चाइल्ड फॉर थेरेपी. मतलब पैसिवली ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को थेरेपी में भेज दो, खुद ना समझो कि चीज क्यों हो रही है, क्यों नहीं हो रही है. ऑटिज्म में स्पीच थेरेपी से ज्यादा जरूरी है कम्युनिकेशन. अब मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि जैसे आपका बच्चा है तो वो क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं उसके साथ स्पीच थेरेपी की. ऑटिज्म में मैं ये नहीं कह रही कि आप अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस सारी दुनिया करवा ले, लेकिन एबीए है, एबीए जैसे है तो उसमें उसके प्रोसीजर्स हम यूज करते हैं. तो उसमें हम बोलते हैं कि बच्चे को पहली चीज हमने ना रिसेप्टिव लैंग्वेज पे बहुत काम करना है. रिसेप्टिव लैंग्वेज यानी कि वो चीजों को पहचाने, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करे, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को पहले हम समझते हैं फिर उसको यूज करते हैं. अगर हम समझेंगे नहीं तो यूज कैसे करेंगे, राइट? तो क्या है कि हम रिसेप्टिव लैंग्वेज पे बहुत काम करते हैं. और अगर अजय जी, अगर आपका बच्चा थोड़ा बहुत बोलता है तो फिर उसमें प्रोसीजर्स होते हैं सिखाने के लिए. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. मेरे पास अभी कार्ड्स तो है नहीं क्योंकि ये इट वाज नॉट एन ये टीचिंग सेशन नहीं था, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि जैसे कि मेरे पास एक पेंसिल है, ये पड़ी हुई है पेंसिल है मेरे पास, राइट? और मेरे पास एक ग्लास है, दिख रहा है आपको? तो मेरे पास पेंसिल और ग्लास है. अगर मैं किसी बच्चे को बोलती हूँ कि मुझे पेंसिल रखी हुई है मैंने टेबल पे, पेंसिल दे दो, और वो मुझे उठा के पेंसिल देता है, तो मुझे क्या मालूम चलता है कि ये नॉन वर्बल बच्चा है. तो मुझे मालूम चलता है कि पेंसिल का मतलब उसको पता है, मैंने उसको सिखाया है. और मुझे पेंसिल दे दो, अगर मैं ऐसे करके बोलती हूँ और वो मुझे पेंसिल दे देता है, एज अ टीचर मैं 100% कन्विंस नहीं होंगी कि वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, क्योंकि मैंने ये किया था. इसका मतलब ही होता है कि मुझे दे दो, तो उसको एक क्यों मिल गया. शुरू में मैं कर सकती हूँ, बाद में मैं अपने हाथ ऐसे रख के बोल सकती हूँ पेंसिल दे दो, तो बच्चा उठा के मुझे अगर पेंसिल देता है तो उसको ये इंस्ट्रक्शन भी आई है समझ में. तो ऑटिज्म में हमें बहुत काम करना होता है ऑन रिसेप्टिव इंस्ट्रक्शन. और कोई चीज पहली बार एकदम से नहीं कर देता, उसको हमें प्रॉम्प्ट से सिखानी पड़ती है. अगर उसको जैसे कि आई एम श्योर, जैसे आप इतनी थेरेपी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका बच्चा मैचिंग ये सब करता होगा. तो जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि मेरे पास एक ये है और मेरे पास एक ग्लास है, तो मैंने ये टेबल पे रखे हुए हैं और मैं बच्चे को बार बार मैचिंग देते समय एक और पेंसिल दे दी, मैच पेंसिल, फिर एक और पेंसिल दे दी, मैच पेंसिल, और वहां से बोलती हूँ पेंसिल दे दो, तो वो मुझे फिर पेंसिल उठा के देता है. तो वो मैचिंग को मैंने ट्रांसफर कर दिया आइडेंटिफिकेशन में. अगर वो बोल सकता है तो मैं उसको बोलूंगी मैच पेंसिल, और गिव मी पेंसिल, वो पेंसिल देगा, वेरी गुड, दिस इज, अभी तो मैंने बोला है मैच पेंसिल, गिव मी पेंसिल, और अब मैं उसको ट्रांसफर करके बोल रही हूँ क्या है, पेंसिल. तो इसके प्रोसीजर्स होते हैं सर, इतना आसानी से भी नहीं होता. सो दीज आर प्रोसीजर्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज टू अ चाइल्ड वर्सेस ओनली स्पीच थेरेपी. आप पप करवा दो, मामा करवा दो उसको. मेरे पास ऐसे बच्चे थे कि जो स्पीच थेरेपी में जाते थे, और आई मीन बहुत अच्छे होते हैं स्पीच थेरेपिस्ट, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो बच्चा क्या करता था, आके बैठता था क्लास में, और मैंने एक बार ऑब्जर्व की, मैं एज अ मेंटोर जाती थी उस सेंटर में, तो मैंने ऑब्जर्व की, तो जैसे वो स्पीच के लिए बैठा, वो बोल सकता था बच्चा, बिहेवियर बहुत थे उसके, 17 ईयर्स का था, कहते सर एप्पल बनाना पाइनएप्पल,
और ऐसे हंसने लगा बोल के कि तुमने तो ये पूछना मुझसे 5 फ्रूट्स के नाम बताओ। बट क्या हमने बच्चे को ये सिखाया, मम्मी मुझे एप्पल खाना है, चलो एप्पल खरीदे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रैग्मेटिक्स, जो इवन इजा में मेंशन किया हुआ है, बिटवीन यूजेज ऑफ लैंग्वेज मीनिंगफुल पर्पस के लिए वर्सेस ओनली सेइंग साउंड्स। मेरी बेटी 5 साल की एज में, जब मुझे ऑटिज्म के बारे में मुझे भी नहीं मालूम था, और मुझे जाके उसकी ट्रेनिंग, मैंने अपनी 2 सरकारी नौकरियां छोड़ी थी इसकी ऑटिज्म की ट्रेनिंग लेने के लिए। पहले मैं बैंक में जॉब करती थी एंड देन इन केंद्रीय विद्यालय। सो यू नो आई लेफ्ट बोथ द जॉब्स एंड आई वेंट फॉर ट्रेनिंग फॉर ऑटिज्म। एंड उस टाइम मुझे भी नहीं याद मालूम था ऑटिज्म के बारे में, और मैं अक्सर हैरान होती थी कि ये बच्चा इतनी लंबी पोएम्स बोलती है, ये नंबर्स काउंट कर लेती है, ये इतने गाने गाती है, लेकिन इसने मुझे कभी मम्मी नहीं बोला और कभी नहीं बोलती पानी दे दो। जो फंक्शनल वर्ड्स हैं वो नहीं यूज करती हो, तोते की तरह इतनी लैंग्वेज होती है। इट्स नॉट अबाउट स्पीच इन ऑटिज्म, इट इज अबाउट हाउ यू आर यूजिंग द स्पीच इन ऑटिज्म, जिसके ऊपर काम करना होता है सर। एंड इट इज लाइक, थैंक यू मैम। लगभग 1 घंटे का समय आपसे निवेदनित था और 1 घंटे 18 मिनट हुआ। मैं शिवानी जी आपसे निवेदन है, जिन भी प्रतिभागियों का कोई प्रश्न है, CRC लखनऊ की मेल पर आप अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं, उसके उत्तर मैम के सहयोग से हम सभी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि समय की बाध्यता है, मैम के समय 1-1 मिनट व्यस्त होता है, तो मैं कार्यक्रम के गति प्रदान करते हुए श्री विकास मिश्र जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे मुख्य वक्ता और हमारे सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री विकास मिश्र। सर, एक्सक्यूज मी सर, कैन वी गेट रचिता जी प्लीज आप अपना प्रश्न CRC लखनऊ को मेल करें। धन्यवाद सर। नागेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में विशेषज्ञ के तौर पर उपस्थित आदरणीय इंदु चशवाल मैडम को मैं सादर प्रणाम करता हूं, CRC की तरफ से, CRC लखनऊ की पूरी टीम की तरफ से। और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैडम का जो बिजी शेड्यूल है उसको देखते हुए मैडम ने हमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया, और हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं, जो भी प्रतिभागी हैं, उनको अपनी विशेषज्ञता से उनको ज्ञान अर्जन करने का एक मौका दिया। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको सादर प्रणाम मैडम। निश्चित ही आज की इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम से हम ईसा के बारे में काफी कुछ जान पाएंगे, और अपने जो भी हमारा जहां भी हम लोग कार्य कर रहे हैं उसको हम लोग वहां पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के इसी क्रम में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन PDU-NIPPD की डायरेक्टर महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का, जिनके मार्गदर्शन में हम इस तरीके के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम या कोई और वेबिनार जो कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं हमारे CRC के निदेशक महोदय श्री रमेश पांडे सर का, जिनके कुशल नेतृत्व में और एक तरीके से कहिए कि उनके मार्गदर्शन में हम इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित कर पा रहे हैं। तो रमेश पांडे सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे साथी कोऑर्डिनेटर आदरणीय श्री राजीव रंजन सर, नागेश जी, सबिता मैडम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके समन्वय से हम इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित कर पाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे IT एक्सपर्ट श्री सुमित कुमार गिरी सर का, जो कि लगातार हमारे साथ ऐसे आयोजनों को प्रसारित करने में लगे हुए हैं और हमेशा उनका सहयोग बना रहता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा CRC की समस्त टीम का, जिसके कोऑपरेशन के बिना इस तरीके के कार्यक्रमों का सफल आयोजन नहीं हो सकता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज हमारे साथ में कोलैबोरेशन दे रही संस्था भारत माता समाज उत्थान संस्था का, जिसके कोलैबोरेशन में आज हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। भारत माता समाज उत्थान संस्थान लखनऊ के सभी पदाधिकारी गणों का
सादर धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आज हमारे सबसे अमूल्य और सबसे बहुमूल्य हमारे पार्टिसिपेंट, जिनके बिना कोई भी वेबिनार सफल नहीं हो सकता। आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। सीआरसी लखनऊ की पूरी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपका प्यार और आपका सहयोग हमारे साथ बना रहता है, आपका कोऑपरेशन लगातार हमारे साथ बना रहता है। और अंत में मैं हमारी विशेषज्ञ मुख्य वक्ता आदरणीय इंदु चस्वाल मैडम से यही आग्रह करूंगा कि सीआरसी जब भी आपको ऐसे किसी आयोजन के लिए आपको जब भी आमंत्रित करे तो मैडम प्लीज हमारा आमंत्रण स्वीकार करें और अपनी विशेषज्ञता हमारे बीच में जरूर रखें। मैडम एक बार फिर से मैं अपनी समस्त टीम की तरफ से आपका सादर धन्यवाद देता हूं और आपको सादर प्रणाम करता हूं। मैडम धन्यवाद। मैडम आप सभी को एक बार फिर से सीआरसी लखनऊ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम सभी हमारे पार्टिसिपेंट आशा कर रहे हैं कि पीपीटी उन्हें मिल जाएगी, अगर संभव हो तो कृपया आप उपलब्ध कराइएगा, मैं सभी को सेंड कर दूंगा। यह कार्यक्रम यहीं पे पूर्ण होता है। आप सभी को सीआरसी लखनऊ की सारी गतिविधियां सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही हैं और आप सभी का स्नेह है, आप सभी का सहयोग विशेष आवश्यकता वाले बालक और बालिकाओं के सशक्तिकरण में सीआरसी लखनऊ के साथ मिला हुआ है। उत्तम भविष्य और सुखद जीवन की एक महत्वपूर्ण ऊर्जावित भाव को लेकर के आज हम आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में हम पुनः आपसे जुड़ेंगे। सभी को सादर प्रणाम। सभी लोग लेफ्ट कर सकते हैं। सादर